आज की ये कहानी है देश के पहले कानून मंत्री और संविधान के जनक, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों की। और भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहब अंबेडकर का निधन हो गया। भारत के शोषितों, कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयासों और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी विभिन्न तरह से आप देखते हैं कि क्या एक तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। और भीमराव अंबेडकर साहब हमें सिखाते हैं कि आप अगर शिक्षा पर ध्यान देते हैं ना, तो दुनिया भर में आपको सम्मान मिलेगा। ये मायने नहीं रखता है कि आप किस जाति में पैदा हो रहे हैं, कहाँ पैदा हो रहे हैं। और उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा और इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहब कई बीमारियों से जूझते रहे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी चलते वो कई कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। और अब देखिए, जब हम बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। और उससे पहले हम उन आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। राज्यसभा में आखिरी दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को वो काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। और आप देखेंगे कि इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहब के कद्र का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉक्टर अंबेडकराचा सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा। माई साहब के अनुसार भारत लौटने वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के 30 स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके बाद 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्रवाई में ये आप देखिए शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के साथ डॉक्टर मावलंकर भी गए थे। उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब संसद की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई इतराज नहीं है। 4 दिसंबर को बाबा साहब संसद गए, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए और ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था। मुंबई में धर्म परिवर्तन समारोह की योजना बनाना, तो माई साहब अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा, राज्यसभा से लौटकर बाबा साहब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता अंबेडकर, माई साहब ने उन्हें जगाया और कॉफी पिलाई और 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहब, माई साहब ने कुछ बातें की। उस वक्त नानक चंद रत्तू वहां आ गए थे। और 16 दिसंबर 1956 को मुंबई, उस वक्त बंबई में धर्म परिवर्तन के लिए समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहब मुंबई भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। क्या करें? आयोजित करें। और आप देखिए इस कार्यक्रम में बाबा साहब और माई साहब दोनों को शामिल होना था। ये नानक चंद्र रत्तू कौन थे? नानक चंद्र रत्तू पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आए थे और यहाँ वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहब के साए की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानक चंद ने
बाबा साहब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहब की जिंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानक चंद उनके सचिव रहे। नानक चंद ने बाबा साहब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की थी। बाद में नानक चंद ने बाबा साहब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। और नानक चंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था और 5 सितंबर 2002 को 80 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हुआ था, उनका मौत हुई थी। बाबा साहब ने रत्तू से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सकें। माई साहब की डॉक्टर अंबेडकर आचा सहवासात जीवनी के अनुसार बाबा साहब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई और इसके बाद बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से कहा कि वो विमान से उनके मुंबई जाने की व्यवस्था करें। और उसके बाद बाबा साहब काफी देर तक नानक चंद रत्तू को बोलकर कुछ लिख पाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहब सोने चले गए। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी तो नानक चंद रत्तू भी उनके बंगले में ही सो गए थे। और बाबा साहब की जिंदगी की आखिरी 24 घंटे माई साहब आखिरी वक्त तक बाबा साहब के साथ ही थी। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। और आप देखते हैं कि निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहब सुबह 8:30 सोकर उठ गए थे और माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई, उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इस बीच नानक चंद रत्तू को जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए। नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहब ने बाबा साहब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आई और उसके बाद तीनों लोगों यानी कि बाबा साहब, माई साहब और डॉक्टर मालवनकर ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए। फिर काम निपटाने रसोई में चली गई। बाबा साहब डॉक्टर मालवनकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। डॉक्टर मालवनकर कौन थे? डॉक्टर माधव मालवनकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वो फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवनकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ, ये आप देखते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहब डॉक्टर मालवनकर की सहायक और जूनियर डॉक्टर बन गई थी। वहीं उनकी मुलाकात बाबा साहब से हुई थी। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहब लाइब्रेरी में बैठकर फर्ड लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। बाबा साहब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें लाने बाजार चली गई। माई साहब खरीदारी करने के लिए उसी समय जाती थी जब बाबा साहब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। और आप देखेंगे कि 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहब खरीदारी के लिए बाजार चली गई और डॉक्टर मालवनकर 5 दिसंबर की रात को भी विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे तो डॉक्टर मालवनकर भी माई साहब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। चूंकि बाबा साहब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए और जिससे उनकी नींद में खलल ना पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवनकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे। वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहब बेहद गुस्से में थे। बाबा साहब का गुस्सा माई साहब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर रक्षा सहवासात में किया। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती या फिर कलम कहीं और होता तो बाबा साहब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक ना हुआ तो उनका फारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। और आप देखेंगे कि इसमें आगे लिखा गया है कि बाबा साहब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस भक्ति के तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता तो अगले ही पल उनकी नाराजगी काफूर हो जाती। और बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहब के कमरे में गई। बाबा साहब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहब के लिए कॉफी बनाने सीधे रसोई में चली गई।
और रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहब और उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। और डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे चांग देव खैरमोड़े ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा। उस प्रतिनिधि मंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। और प्रतिनिधि मंडल ने अपील की कि बाबा साहब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस हिस्सा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ। जब बाबा साहब जैन धर्मों के नुमाइंदों से बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवनकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसे माई साहब ने अपनी किताब में लिखा कि डॉक्टर मालवनकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहब की से इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। डॉक्टर चंगदेव खैरमोड़े ने बाबा साहब की जीवनी में लिखा, जब डॉक्टर मालवनकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब से एक लफ्ज भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्मों के प्रतिनिधि मंडल ने भी बाबा साहब से इजाजत लेकर विदा ली। बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगले रोज 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिव से सांग का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। और उसके बाद बाबा साहब ने मन में ही शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम का पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहब ने थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद माई साहब ने खाना खाया। बाबा साहब माई साहब ने के खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े और उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। और बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए बाबा साहब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और S.M. जोशी और आचार्य के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दें। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गई और फिर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। जैसा कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि बाबा साहब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब अपनी जीवनी में लिखते हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्रह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी एक नज़र डाली और उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात आप देखते चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी और 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद बुल्टे लेकर बाबा साहब को जगाने कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती हैं कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें लहलाया, उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते हुए सुदामा को आवाज दी और इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवनकर को फोन किया और पूछा अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को कोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रत्तू को बुला लाएं और सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी और किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रत्तू ने सरकार के विभागों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया UNI और आकाशवाणी के केंद्र को भी फोन करके बाबा साहब के निधन की सूचना दी। जंगल की आग की तरह फैली निधन की खबर। बाबा साहब के निधन की खबर जंगल की में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों में
सदमे में आ गए। हजारों लोगों के साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंगदेव खैर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, और लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की। उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाही बनी। और इस तरह से आप देखेंगे ये अंतिम समय की कहानी है किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की।